हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कैरोलाइन एज के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मैंने रिनेसा में जो आपका फर्स्ट एज आता है एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन एज, वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको देखिए एंड बिल्कुल सीरीज से देखिए, लाइक एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, ठीक है, और उसके पहले डार्क एज, तो वो भी एक्सप्लेन किया गया है। उसमें जितने भी राइटर्स आते हैं एंड उसमें जो भी इवेंट इम्पॉर्टेंट हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड उसके बाद रिनेसा में भी ओवरऑल जो कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं वो भी डिफ़ाइन की गई हैं। अगर आपने देखी होंगी वीडियोस तो आपको पता होगा। एंड उसके बाद रिनेसा में जो आपका फर्स्ट एज आता है एलिजाबेथन एज, वो भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। एंड जैकोबियन एज उसके बाद आता है, तो वहाँ तक हम स्टडी कर चुके थे। तो इसीलिए आज हम कैरोलाइन एज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कैरोलाइन एज ही उसके आगे की एज है। 1603 से 1625 तक आपका जैकोबियन एज था, ठीक है, एंड 1625 से 1649 तक आपका कैरोलाइन एज आता है। तो आइए बात कर लेते हैं कैरोलाइन एज के बारे में। तो 1625 से 1649 तक कैरोलाइन एज, ये आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखना है कैरोलाइन एज का, ठीक है। ये वॉज द टर्बुलेंट पीरियड, ये कैसा एक पीरियड रहा, टर्बुलेंट पीरियड रहा इंग्लिश हिस्ट्री एंड लिटरेचर में, डिफाइंड बाय द 24 ईयर रीन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर 24 ईयर तक यहाँ पे रीन किया या फिर रूल किया, शासन रहा किंग चार्ल्स फर्स्ट का। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, चार्ल्स फर्स्ट का यहाँ पे शासन रहा था। आपको पता है जैकोबियन एज में मैंने बताया था कि जेम्स फर्स्ट का शासन था, एंड जेम्स सिक्स्थ जो था वो ना स्कॉटलैंड का, वही जेम्स फर्स्ट बना था इंग्लैंड का। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली बात है कि जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड बिकेम दी जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, ओके। एंड उसने जो है जैकोबियन एज में शासन किया था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 24 ईयर तक शासन रहा है किंग चार्ल्स फर्स्ट का, ओके। टर्बुलेंट का मीन्स होता है जो शांत नहीं होता है, जैसे कि उपद्रवी हम कह सकते हैं, जो अशांत होता है। तो वैसा एक पीरियड रहा था इंग्लिश हिस्ट्री एंड लिटरेचर में, विद द नेम डिराइव्ड फ्रॉम कैरोलस। और ये जो चार्ल्स है ना, ये निकल कर आया है कैरोलस से, या फिर हम कह सकते हैं कि कैरोलाइन जो निकल कर आया है वो कैरोलस से निकल कर के आया है, डिराइव हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, मतलब कि उसकी उत्पत्ति हुई है वहाँ से, ठीक है। लिखा है रीन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, मतलब कि चार्ल्स फर्स्ट का यहाँ पे रीन था। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना इसके अंदर वो हमको पढ़नी है, ऐसे तो सिर्फ बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, जो सिग्निफिकेंट थिंग्स हैं, वो हमें देखनी है, ओके। चार्ल्स फर्स्ट वॉज द सन ऑफ जेम्स फर्स्ट। अच्छा, अभी चार्ल्स फर्स्ट बेटा किसका था? जेम्स फर्स्ट का ही सन था ये, तो ये भी हमें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 1642 में क्या था कि 1642 में थिएटर वर क्लोज्ड एंड ड्रामा वॉज बैंड। 1642 में थिएटर को क्लोज कर दिया गया था एंड ड्रामा को भी बैन कर दिया गया था। 1643 की अगर हम बात करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें 1625 से 1649 के बीच में आती हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। एंड सारी ही चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो जिस ईयर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमको देखनी है। तो 1642 में आपको ध्यान रखना है कि थिएटर क्लोज थे उस टाइम पे, ठीक है, एंड ड्रामा जो था वो बैन किया गया था, ठीक है। 1660 में याद रखिएगा कि थिएटर रीओपन हुए थे, 1660 में थिएटर रीओपन हुए थे, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो देख लेंगे उसमें। तो यहाँ पे थिएटर क्लोज थे, ड्रामा बैन था, कब, किस ईयर में? 1642 में। एंड अगर हम लाइसेंसिंग एक्ट की बात करें तो वो 1643 में आया है। एंड जॉन मिल्टन का बहुत ही फेमस वर्क एरोपैजिटिका, ठीक है, ये 1644 में आया है, ध्यान रखेंगे। एंड 1649 किंग चार्ल्स फर्स्ट वॉज beheaded बाय रिचर्ड ब्रैंडॉन। और यहाँ पर इनका 24 ईयर का जो शासन था वो समाप्त होता है, क्योंकि किंग चार्ल्स फर्स्ट को behead कर दिया गया था, मार दिया गया था, किसके द्वारा? रिचर्ड ब्रैंडॉन के द्वारा इनकी को behead कर दिया गया था, ध्यान रखना है 1649 में। इसीलिए मैंने हाईलाइट करा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। किंग चार्ल्स फर्स्ट का शासन था आफ्टर ऑल यहाँ पर, तो हमको पता होना चाहिए कि 1649 में ऐसा हुआ क्या था जो उनका शासन समाप्त हो, क्योंकि वो मर गए थे एंड बिहेड कर दिया गया था। किसके द्वारा बिहेड करा गया था उसका नेम आपको ध्यान रखना है, रिचर्ड ब्रैंडॉन के द्वारा बिहेड कर दिया गया था। तो आई थिंक कैरोलाइन एज के बारे में चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, समझ में आ गई हैं बहुत अच्छे से।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि कैरोलाइन एज के आसपास की ही बात है कैवेलियर टाइम की, आई मीन कैवेलियर पोएट्स की, ठीक है। तो कैवेलियर पोएट के बारे में हमें बात कर लेनी है, क्योंकि ये आपका मेटाफिजिकल एंड कैवेलियर, ये भी आपका कैरोलाइन से कॉमनवेल्थ के बीच में ही पोएट आए थे, ठीक है। इन्हें हमें इसी बीच पढ़ना है एंड देन हम कॉमनवेल्थ को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम जान लेते हैं कैवेलियर पोएट के बारे में। यस, ठीक है। जितना भी इसमें लिखा है इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो कैवेलियर पोएट्स वर अ 17th सेंचुरी ग्रुप ऑफ इंग्लिश रॉयलिस्ट पोएट्स। जो कैवेलियर पोएट्स थे वो 17th सेंचुरी के इंग्लिश रॉयलिस्ट पोएट्स का एक ग्रुप था, हु सपोर्टेड किंग चार्ल्स फर्स्ट, जिन्होंने किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट किया था, ठीक है। इन्होंने किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट किया था। अब 1649 में तो इनकी डेथ ही हो गई थी, लेकिन 1642 से 1651 के बीच में जो इंग्लिश सिविल वॉर होता है, फिर तो ये इनकी डेथ ही हो जाती है, लेकिन वॉर कुछ टाइम तक चलता रहता है, ठीक है। 1649 में फिलहाल इनको बीहेड कर दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा 1-2 साल तक वो कंटिन्यू रहता है, मतलब सिविल वॉर की टाइमिंग आपको ये पता होना चाहिए कि 1642 से 1651 के बीच में, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट किया था कैवेलियर पोएट्स ने, यस, इनको सपोर्ट किया था, तो वही कैवेलियर पोएट्स कहलाते हैं, क्योंकि किंग चार्ल्स फर्स्ट को इन्होंने सपोर्ट किया था ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर, जो कि 1642 से 1651 के बीच में होता है। ऑल्सो नोन एज द सन्स ऑफ बेन, इनको सन्स ऑफ बेन भी कहा जाता है। जितने भी आपके कैवेलियर पोएट्स हैं ना, इनको सन्स ऑफ बेन कहा जाता है, ड्यू टू द एडमिरेशन फॉर बेन जॉनसन स्टाइल, क्योंकि एडमायर किया था इन्होंने बेन जॉनसन के स्टाइल को। अब क्योंकि ये बेन जॉनसन के स्टाइल को एडमायर इन्होंने किया था, तो इसीलिए इनको सन्स ऑफ बेन कह दिया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखा है देयर वर्क वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलिश्ड, डायरेक्ट एंड विटी लिरिक्स। इनके जो वर्क होते थे बड़े डायरेक्ट होते थे, बिल्कुल पॉलिश्ड होते थे, विटी होते थे लिरिक्स में, दैट सेलिब्रेटेड लव, लॉयल्टी, ब्यूटी एंड द कार्पेडियम, ठीक है। कार्पेडियम एक टर्म भी है जिसको हम लोग जब लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें जैसे कि सारे लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं ना, जैसे कि लाइटोट्स होता है, एनास्ट्रोफे होता है, एंटाना क्लासेस होता है, एलिट्रेशन होता है, ओके। ये जो जितने भी हम लोग टर्म्स पढ़ते हैं तो उसी में कार्पेडियम भी आता है, कैथारसिस होता है, ओके। ये सारे लिटरेचर में टर्म्स हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बर्लेस्क होता है, ओके। तो उसी में आता है कार्पेडियम, सीज द डे। कार्पेडियम को ब्रैकेट में लिखा है सीज द डे, मतलब इनके जो वर्क होते थे वो इन सारे चीज़ों पर बेस होते थे। कहने का मतलब ये है लव, लॉयल्टी, ब्यूटी इनके वर्क में आपको देखने को मिलेगी, एंड कार्पेडियम देखने को मिलेगा। कार्पेडियम सीज द डे, कार्पेडियम का मीन्स होता है सीज द डे, ओके। कार्पेडियम कहाँ से निकल करके आया है, इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि कहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हुआ है, ठीक है। कार्पेडियम का मतलब होता है, सीज द डे का मतलब होता है कि आज के दिन के बारे में सोचना, कल के बारे में नहीं सोचना, फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं लेना, लाइक आज का जो डे है उसको जी लेना अच्छे से, ठीक है। उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको फील करना, उसको जीना, ठीक है। यही होता है सीज द डे। सीज द डे मतलब जो आज है उसको जी लो, ठीक है। यही होता है कार्पेडियम का मतलब, और ये इनके वर्क में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतनी आई थिंक आपको समझ में बात आ गई होगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कैवेलियर पोएट्स की अगर हम बात करें तो पोएट्स मतलब कि कैवेलियर पोएट्स की बात हो रही, जिन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर में चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से पोएट्स आते हैं, टॉमस कैरू आते हैं, रिचर्ड लवलेस आते हैं, रॉबर्ट हैरिक आते हैं एंड जॉन सकलिंग आते हैं। इनके बारे में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि हैरिक को सस्पेंड कर दिया गया होगा चर्च सर्विस से, ठीक है। सकलिंग हैड टू टेक शेल्टर एब्रॉड, सकलिंग को जाकर के एब्रॉड में शेल्टर लेना पड़ा था। कावले वॉज वंस अरेस्टेड, कावले को भी एक बार अरेस्ट किया गया था, ठीक है। कावले को भी अरेस्ट करा गया था, ओके। एंड लवलेस वॉज पुट इन प्रीजन, एंड लवलेस जो है, रिचर्ड लवलेस, इनको भी प्रीजन में डाल दिया गया था। इसमें कावले नहीं है, लेकिन कावले भी यहीं के आसपास आते हैं। जैसे कि मेटाफिजिकल में अगर हम देखेंगे, अभी हमको मेटाफिजिकल पढ़ना है,
तो क्योंकि काबले अगर हम देखें तो ये भी आपके जो आपका कैरोलाइन एज है उसमें आप देखेंगे, जैसे कि अब एक राइटर जो है वो जैकोबियन में भी है, कैरोलाइन, क्योंकि जैसे उसकी डेथ अभी कैरोलाइन एज में हुई है लेकिन उसका जो बर्थ हुआ है वो जैकोबियन टाइम पे हुआ है, ठीक है, तो उसको दोनों एज में मानेंगे ना, ऐसा नहीं मानेंगे ना कि हाँ कि जैकोबियन में ही केवल मानेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, काबले भी यहाँ पे थे तो काबले को भी अरेस्ट किया गया होगा, इसलिए पॉइंट यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज यहाँ पे काबले का नाम नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन हाँ उनको अरेस्ट किया गया होगा, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट ऐड किया गया है। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, आई थिंक। ये तो हमने पढ़ लिया कैवलियर पोएट्स के बारे में, ठीक है, ठीक है। अब यहीं इसी टाइम के आसपास में मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी 17th सेंचुरी ग्रुप था ब्रिटिश पोएट्स का, लेड बाय जॉन डन। एंड मेटाफिजिकल में अगर हम बात करें तो जॉन डन एकदम मेजर पोएट में आते हैं, ठीक है। मेटाफिजिकल में जॉर्ज हर्बर्ट आते हैं, एंड्रयू मार्वेल आते हैं, हेनरी वॉन आते हैं, रिचर्ड क्रॉशा आते हैं, ठीक है, क्रॉशा जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। तो ये सारे जो राइटर्स आते हैं ना वो मेटाफिजिकल में आते हैं। आपको याद रखना है कि कैवलियर में कौन कौन से राइटर्स आते हैं एंड मेटाफिजिकल में कौन कौन से राइटर्स आते हैं, यस। तो ये सारे राइटर, जॉन डन जिसमें मेजर हैं बिल्कुल, जॉर्ज हर्बर्ट भी हैं, एंड्रयू मार्वेल भी हैं, हेनरी वॉन है, रिचर्ड क्रॉशा है। इसके बाद लिखा है कि देयर वर्क ऑफन ब्लेंडेड, इनके वर्क में, ब्लेंडेड का मतलब होता है कि मिक्सिंग मिलती थी, ठीक है, ब्लेंड मतलब बहुत अच्छे से ब्लेंड होते थे, पैशन विद रीजनिंग, रीजनिंग यहाँ पे मिलेगा, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल थ्रो, कंसीट एंड विट, कंसीट एंड विट का मतलब होता है, विट मतलब बुद्धि से भरा हुआ, इंटेलेक्चुअल से एकदम फुल हम कह सकते हैं विट, ठीक है, वाक पटुता हम जैसे कहते हैं, कंसीट का भी वही मीन होता है, ठीक है, एक अभिमान होना हम कह सकते हैं, ठीक है, एक दम्भ हम कह सकते हैं, अभिमान, ठीक है। तो उससे जो मेटाफिजिकल पोएट्स के वर्क अगर हम देखें तो इससे ब्लेंड होते थे, इन सारी चीज़ों से ब्लेंड होते थे। जैसे वहाँ पर लॉयल्टी, ब्यूटी एंड लव को, सीज द डे को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था इन दी कैवलियर पोएट्स में, अगर हम वर्क में देखें तो मेटाफिजिकल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इनके जो वर्क होते थे वो ब्लेंडेड पैशन विद रीजनिंग, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल थ्रू कंसीट एंड विट, ये हमें याद रखना है, ठीक है, ओके। अब मेटाफिजिकल से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये भी मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड कर दिया ताकि मेटाफिजिकल पोएट्स पढ़ रहे हैं तो मेटाफिजिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो भी क्लियर हो जाएं। अब जैसे कि मेटाफिजिकल पोएट्स की अगर बात करें, अगर एग्ज़ाम में आता है कि मेटाफिजिकल पोएट्स, तो आपको आंसर करना है सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, ठीक है। अगर मेटाफिजिकल पोएट्स ही आए बट ऐसे पूछा जाए कि ऐसे मेटाफिजिकल पोएट्स किसने लिखा है, तो नाम आता है थॉमस स्टर्न इलियट का, टी.एस. एलियट का। अगर सिर्फ आपसे पूछे कि मेटाफिजिक्स किसे कहते हैं, मेटाफिजिक्स किसने दिया है, तो वो दिया है आपका जॉन ड्राइडन ने। एंड अगर पूछे कि मेटाफिजिकल लव, तो मेटाफिजिकल लव में नाम आता है प्लेटो का, ठीक है। तो ये मेटाफिजिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। मेटाफिजिकल पोएट्स सैमुअल जॉनसन, मेटाफिजिकल पोएट्स एस.ए. टी.एस. एलियट, मेटाफिजिक्स ड्राइडन एंड मेटाफिजिकल लव की अगर बात करें तो प्लेटो को हमें क्लिक करना है। इसके बाद आपका 1649 से 1660 के बीच में कॉमनवेल्थ पीरियड आता है जिसको हम प्यूरिटन इंटेरिग्रम कहते हैं। पाइवोटल एरा व्हेन इंग्लैंड अलॉन्ग विद आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड फंक्शनड एज अ रिपब्लिक, यहाँ पे इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड ने मतलब एक गणराज्य के रूप में हम कह सकते हैं इरा रहा, तीनों मिक्स एकदम, फॉलोइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, और चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन हो ही चुका था अंडर द मिलिट्री लीडरशिप ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। एंड उस टाइम ओलिवर क्रॉमवेल के अंतर्गत, उनकी लीडरशिप के अंतर्गत उनको एग्जीक्यूट किया गया था, एग्जीक्यूशन उनका हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ओलिवर क्रॉमवेल का ही हम कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ में शासन रहा, ओके। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है सारी चीज़ों को। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके जो मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, कि कार्पेडियम का वो ओरिजिनेशन कहाँ से आया है, वो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।